इधर राजस्थान में गहलोत सरकार से बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के आज राज्य विधानसभा में मार्शलों ने उठाकर उन्हें बाहर कर दिया। राजेंद्र गूढ़ा सदन की कार्यवाही के दौरान एक लाल डायरी लहरा रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कच्चा चिट्ठा है। इस मामले में कांग्रेस का आरोप यह है कि राजेंद्र गूढ़ा बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और मौका परस्त राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक तूफान, आखिर क्या है लाल डायरी का राज? सोमवार सुबह गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा सदन में पहुंचे। उनके हाथ में एक लाल डायरी थी जिसे वो सदन में पेश करना चाहते थे। स्पीकर ने इजाजत नहीं दी, कहा मेरे कमरे में आओ, और बवाल खड़ा हो गया। चेंबर में आइए, मैं चेंबर में या नहीं या नॉट अलाउड, आई विल नॉट अलाउ यू। गूढ़ा का आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई और हाथ से लाल डायरी छीनी गई। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। जब सदन में उन्होंने दोबारा प्रवेश करने की कोशिश की तो मार्शल ने उन्हें आने नहीं दिया। अब वो इस सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आखिर क्या है ये लाल डायरी जिससे राजस्थान में हंगामा खड़ा हो गया है? अगर गूढ़ा की माने तो इसमें गहलोत सरकार का लेखा जोखा है। उसमें लिखा हुआ है कि जब जब सरकार संकट में थी तो क्या क्या लेन देन हुए सरकार को बचाने के लिए। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खरीदा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। गूढ़ा ने बताया कि जब मुख्यमंत्री के एक करीबी पे रेड चल रही थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर लाल डायरी उनके घर से निकाल लाई और उसे उन्हें जलाने को कहा गया था। तो हमारे विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा, गूढ़ा मेरी जिंदगी का सवाल है, किसी भी कीमत पर ये डायरी निकाल के ला, किसी भी कॉस्ट पर निकाल ला। 9वीं मंजिल और 8वीं मंजिल पर हमने गेट तोड़े थे, हमने जालियां काटी थी, उसके बाद डायरी को निकाला। अब इस राजनीतिक विवाद में बीजेपी कूद चुकी है और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गूढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है। ये लाल डायरी आज पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बनी है। लाल डायरी का रहस्य से बाहर आना चाहिए और मैं अपील करूंगा राजेंद्र गूढ़ा जी से कि वो लाल डायरी के सारे दस्तावेजों को उनका अगर उनके पास है तो उनको सक्षम एजेंसी को सौंपना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। एक समय था जब गूढ़ा गहलोत के करीबी माने जाते थे। जब गहलोत सरकार 2018 में जीत के आई तो गूढ़ा ही बसपा के 6 विधायकों को लेकर आए और उन्होंने कांग्रेस में बसपा का विलय करवाया। जब अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट खड़े हुए तो गूढ़ा ने गहलोत का समर्थन किया। राजस्थान में लाल डायरी का किस्सा कोई फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। इससे राजनीतिक हलचल मच चुकी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये सचमुच अशोक गहलोत को हानि पहुंचा सकती है या फिर राजेंद्र गूढ़ा कांग्रेस का दामन छोड़ के कोई नई राजनीतिक राह अपनाएंगे। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कई राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की संख्या में कमी आई है। पूरे देश में ये दर जहां 13.51% के हिसाब से घटी है, वहीं बिहार में इसकी दर 16.65% रही है। अब जहां बिहार सरकार इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रही है, वहीं विपक्ष का ये कहना है कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बिहार में गरीबी किसकी वजह से घटी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से? बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट आने के बाद महागठबंधन और एनडीए के नेताओं में इसको लेकर तकरार जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक
2015-16 में बिहार में 51.89% लोग गरीब थे, जो 2019-21 में 33.76% रह गए। यानी 5 साल में 16.65% लोग गरीबी के चक्र से बाहर आए। देश भर में 13.51 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, जबकि बिहार में 2.25 करोड़ लोग। जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो बिहार को जिस प्रकार की मदद की गई और केंद्रीय करों में हिस्सा हो, उसमें लगभग 4.5 गुना की वृद्धि हुई। यानी यूपीए के कार्यकाल में जितना पैसा मिला था उसका लगभग 4 गुना 4.5 गुना ज़्यादा पैसा मिला है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रांट्स मिलता है उसमें भी करीब 3.5 गुना की वृद्धि हुई। हमको बता दें भाजपा नेता, जो बिहार के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने स्वीकृत की, या गरीबी दूर करने के लिए कौन सी विशेष योजना केंद्र सरकार ने बिहार को दी है। दिलचस्प यह है कि गरीबी रेखा से बाहर आने के आंकड़े नहीं हैं, ये अलग पैमानों पर गरीबी घटने की बात है, लेकिन श्रेय लूटने की होड़ में कोई पीछे रहने को तैयार नहीं है। बीजेपी के सहयोगी दल इसमें केंद्र के विशेष पैकेज की भूमिका देख रहे हैं, जबकि जेडीयू का आरोप है कि केंद्र की नीतियों की वजह से गरीबों पर बोझ बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नीति आयोग ने जो ये रिपोर्ट दी है, बिना इस होड़ में गए हुए कि राज्य सरकार ने क्या किया और केंद्र सरकार का उसमें कितना बड़ा योगदान है, ये बात किसी से छुपी नहीं। 2020 के विधानसभा के चुनाव या 2015 के विधानसभा के चुनाव, प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसी घोषणाएं बिहार के लिए उन्होंने की और ओवर द इयर्स उनको धरातल पर उतारने का प्रयास भी किया गया है। गरीबी घटाने का कौन सा योजना चला रहे हैं? ये राज्य सरकार की उपलब्धि है। और आप बिहार का विकास दर अगर देखिएगा तो पिछले 8 सालों से बिहार का विकास दर बढ़ रहा है और यहाँ वहाँ राज्य सरकार की उपलब्धि। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी बिहार का हर तीसरा आदमी गरीब है, यानी 12 करोड़ की आबादी में करीब 4 करोड़ लोग। दिल्ली से राजीव रंजन और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। सहारा की योजनाओं में जिनका पैसा फंसा रह गया, उनको अब सहारा रिफंड पोर्टल से कुछ उम्मीद बंधी है। बीते 6 दिन में 7 लाख निवेशकों ने अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर कराया है। उन्हें अपना पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। देखिए नीता शर्मा की रिपोर्ट। ये सरस्वती देवी हैं। जब से केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा का पोर्टल लॉन्च किया है, तब से इन्हें भी कुछ उम्मीद जगी है कि इनका पैसा अब उन्हें वापस मिल जाएगा। तो यही सुन रहे हैं कि मिलने वाला है, तो बहुत मन खुश हुआ है कि हाँ, गरीब आदमी का मिल जाएगा तो बहुत सहारा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। हम विधवा आदमी है, मेरा कोई नहीं है, न नैहर न ससुरा, कोई नहीं। अशोक कुमार ने भी एक एक पैसा बचाकर सहारा में लगाया था ताकि बेटी की शादी में दिक्कत नहीं होगी। मैं सहारा में बहुत सारा राशि अपना मेहनत कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए जमा कर रहा था। बेटी मेरी सियानी हो चुकी है, लेकिन मेरा पैसा मिल नहीं रहा है। मुझे अपनी बेटी की शादी करने की चिंता हो रही है, लेकिन सरकार को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि आम जनता को कैसे सहूलियत दिया जाए। अगर हम खाली पुलाव बना लेंगे तो खुशखबरी नहीं ना है, तो खुशखबरी के लिए खाली पुलाव है, मिलेगा तब खुशखबरी। इनके जैसे करीब 2,76,00,000 लोग हैं जिन्हें सरकार की पहल के बाद कुछ उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पहले 6 दिनों में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल में 6,80,600 लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। इनमें से 2,84,511 का आधार भी वेरीफाई किया जा चुका है। कुल मिलाकर अभी तक 18,400 अर्जियां आई हैं और 51,500 के करीब लोग अपना क्लेम भी कर चुके हैं, जिनको करीब 150 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। सहारा इंडिया की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में निवेश करने वाले देश के 10 करोड़ लोगों का करीब 1 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इसमें अच्छी खासी संख्या बिहार और उत्तर प्रदेश के निवेशकों की है।
आधिकारिक सूचना के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 85 लाख लोगों के करीब 22,000 करोड़ रुपए और बिहार के 55 लाख लोगों के करीब 15,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। हालांकि यह संख्या उन निवेशकों की है जिन्होंने अपनी शिकायतें विभिन्न फोरम में दर्ज करवा रखी हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। पता ही है, दिमाग आदमी का हमेशा टेंशन रहता है पैसा नहीं रहने पे। क्या होगा नहीं होगा तो आने के बाद ही पता चलेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,76,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने करीब 80,000 करोड़ रुपया जो है वो सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा किया हुआ था। सरकार का फोकस फिलहाल छोटे निवेशकों पर है, इसलिए जो कैप है रिफंड का अमाउंट उससे 10,000 रुपए में तय किया गया है। आने वाले दिनों में ये इसकी जो संख्या है उसमें और ज्यादा इजाफा भी किया जा सकता है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।